फ्रंट एंड डेवलपर को यूआई डेवलपमेंट में भी एक्सपर्ट होना चाहिए। अगर आप किसी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क या लैंग्वेज में एक्सपर्ट हैं तो आपको यूआई डेवलपमेंट में भी एक्सपर्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप यूआई डेवलपमेंट के लिए यूएक्स पर डिपेंड करके बैठे हों कि वो आपको मार्कअप बना के देगा तो ही आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट करेंगे। तो इस वीडियो में हम सीएसएस बूटस्ट्रैप पर बात करेंगे और फिर आखिर में हम एक लॉगिन पेज बनाएंगे इन चीज़ों को यूज़ करते हुए। तो अगर आप एक अच्छी यूआई बनाना चाहते हैं तो आपको कम से कम इन चीज़ों का पता होना चाहिए, जैसे सीएसएस की डिस्प्ले प्रॉपर्टी, पोजीशन, जी इंडेक्स और सीएसएस बॉक्स मॉडल। और हम बूटस्ट्रैप को भी इस वीडियो में देखेंगे और बूटस्ट्रैप में ग्रिड और उसकी यूटिलिटी क्लासेस भी हम देखेंगे कि कैसे आप यूआई में बूटस्ट्रैप को यूज़ कर सकते हैं। और आखिर में हम एक लॉगिन पेज बनाएंगे बूटस्ट्रैप और सीएसएस को यूज़ करके। तो आप जो चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वो आखिर में हम उनको अप्लाई भी करेंगे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूं। पहले हम सीएसएस की डिस्प्ले प्रॉपर्टी पर बात करेंगे। बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि आप किसी एलिमेंट को हाइट एंड विड्थ देते हैं लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, मीन्स कि उस पर हाइट एंड विड्थ का असर नहीं हो रहा होता। इस चीज़ का जवाब आपको सीएसएस की डिस्प्ले प्रॉपर्टी में मिलेगा। और प्रॉपर्टी भी होती हैं जैसे फ्लैक्स, लेकिन ये तीन सबसे ज़्यादा अहम है। तो जब भी आप किसी एलिमेंट को ऐड करते हैं या तो वो इनलाइन होगा या ब्लॉक होगा या इनलाइन ब्लॉक होगा, और वो इस डिस्प्ले प्रॉपर्टी के हिसाब से वो बिहेव करेगा। अगर वो इनलाइन होगा तो वो ये अपने हाइट एंड विड्थ के हिसाब से जगह ले लेगा। अगर वो ब्लॉक होगा तो वो न्यू लाइन पर जाएगा और पेरेंट की फुल विड्थ ले लेगा। अगर वो इनलाइन ब्लॉक होगा तो वो बिहेव करेगा इनलाइन की तरह, लेकिन उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो ब्लॉक की होंगी। तो इनको हम देखते हैं कैसे ये वर्क करते हैं। स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट है। अगर आपने ये पता लगाना है कि ये इनलाइन है, इनलाइन ब्लॉक है या ब्लॉक है, तो आप वो भी पता लगा सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि कौन से इनलाइन है कौन से इनलाइन ब्लॉक है, वो आप इनके डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट ज़्यादातर कंटेनर होते हैं। ये दूसरे इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन को कंटेन करते हैं। और जो इनलाइन होते हैं ये ज़्यादातर टेक्स्ट बेस होते हैं कि इनमें हम टेक्स्ट दिखाते हैं। तो एलिमेंट जब आप कोई HTML एलिमेंट ऐड करेंगे वो अपनी डिस्प्ले प्रॉपर्टी के हिसाब से UI पर रेंडर होंगे। फर्स्ट वो स्पैन है और ये एक इनलाइन एलिमेंट है। आप ये देख सकते हैं कि ये अपनी हाइट एंड विड्थ के हिसाब से या अपने टेक्स्ट के हिसाब से ये जगह लेते हैं। ब्लॉक एलिमेंट न्यू लाइन पे ऐड होंगे और ये अपने पेरेंट की फुल विड्थ को ये लेंगे। आप ये देख सकते हैं मैंने दो डिव एलिमेंट ऐड किए, दोनों ब्लॉक लेवल थे। इन दोनों ने लाइन को ब्रेक किया और नेक्स्ट लाइन पे गए और फुल विड्थ ले ली इन्होंने। स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट है, इन्होंने लाइन को ब्रेक नहीं किया, अपने टेक्स्ट के हिसाब से ये एक के बाद दूसरा आ गया। जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं उनको हम हाइट एंड विड्थ नहीं दे सकते। उनकी हाइट एंड विड्थ ऑटो होती है, मीन्स के अनडिफाइंड होती है। इस चीज़ को भी हम देख सकते हैं। आप कंप्यूट पे जाएं और यहाँ पे आप हाइट, आप देखें ऑटो है, मीन्स के अनडिफाइंड है और हम इनको दे भी नहीं सकते। इनलाइन एलिमेंट में और ब्लॉक एलिमेंट में ये डिफरेंस है
कि हम इनलाइन को हाइट एंड विड्थ नहीं दे सकते, लेकिन ब्लॉक एलिमेंट को हम हाइट एंड विड्थ दे सकते हैं। इनलाइन एलिमेंट को हम पैडिंग और मार्जिन ये प्रोपोर्शनल लेते हैं, लेकिन ये उस तरह से मार्जिन और पैडिंग को एक्सेप्ट नहीं करते जैसे ब्लॉक एलिमेंट करते हैं। इसका आप डिस्प्ले देख सकते हैं, ये इनलाइन है। अगर मैं इसको हाइट एंड विड्थ देने की कोशिश करूंगा तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं इसको हाइट दे रहा हूँ, कोई असर नहीं हो रहा इस पर। अगर मैं इसको विड्थ दूंगा, ये विड्थ को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अगर इसको मैं पैडिंग दूंगा तो ये प्रोपोर्शनली एक्सेप्ट करता है। और इसी तरह ये मार्जिन को भी, देखिए मार्जिन टॉप और बॉटम मैंने चारों दिए हैं, लेकिन ये सिर्फ लेफ्ट और राइट को ही एक्सेप्ट कर रहा है। डिव एक ब्लॉक एलिमेंट है, इसको आप हाइट एंड विड्थ भी दे सकते हैं और ये न्यू लाइन से स्टार्ट होता है और पेरेंट की ये फुल विड्थ ले लेता है। तो आप ये देख सकते हैं इसने फुल विड्थ ली हुई है। अगर मैं इसको विड्थ हाइट दूं तो ये उसको भी एक्सेप्ट करेगा। तो आप ये देख सकते हैं हाइट एंड विड्थ भी हम इसको दे सकते हैं, विड्थ भी। तो आप ये देख सकते हैं इसको हम विड्थ भी दे सकते हैं। और अगर मैं इसको मार्जिन और पैडिंग दूं तो ये उसको भी एक्सेप्ट करेगा। आप ये देख सकते हैं ये पैडिंग ऐसे एक्सेप्ट कर रहा है, और इनलाइन एलिमेंट आप देख सकते हैं वो दूसरी तरह से वो फुली एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मार्जिन को भी और पैडिंग को भी। आप ये देख सकते हैं इस पे पैडिंग और मार्जिन का कैसे असर हो रहा है और इनलाइन एलिमेंट पे कैसे असर हो रहा है। और जो तीसरा है वो इनलाइन ब्लॉक है। वो बिहेव तो इनलाइन की तरह करेगा, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो ब्लॉक लेवल की होंगी। मीन्स कि हम उसको विड्थ एंड हाइट एंड मार्जिन पैडिंग भी दे सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं दोनों सेम लाइन में है, लेकिन ब्लॉक एलिमेंट सेम लाइन में नहीं आएगा, वो न्यू लाइन पे आएगा और फुल विड्थ लेगा। और इनलाइन एलिमेंट सेम लाइन में आएगा, एक के बाद दूसरा आएगा, लेकिन हाइट एंड विड्थ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब मैं फर्स्ट बटन को मैं हाइट दूंगा तो ये इसको एक्सेप्ट करेगा। तो आप ये देख सकते हैं इसको हम हाइट दे सकते हैं, विड्थ भी दे सकते हैं, और इसको मैं चाहूँ तो मैं इसको पैडिंग और मार्जिन भी दे सकता हूँ। तो ये एक्सेप्ट कर रहा है। आप इस डिस्प्ले प्रॉपर्टी को किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं। आप इनलाइन को ब्लॉक कर सकते हैं, ब्लॉक को इनलाइन कर सकते हैं, लेकिन जब आप इनको चेंज करेंगे ये उसके हिसाब से बिहेव करेंगे। इनमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि इनलाइन एलिमेंट सेम लाइन पे आएगा और इसको आप हाइट एंड विड्थ नहीं दे सकेंगे। जो ब्लॉक होगा वो न्यू लाइन पे जाएगा, फुल विड्थ लेगा अपने पेरेंट की, हाइट एंड विड्थ मार्जिन और पैडिंग को एक्सेप्ट करेगा। और जो इनलाइन ब्लॉक होगा वो बिहेव करेगा इनलाइन की तरह, लेकिन उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होंगी वो ब्लॉक की होंगी। मीन्स कि वो हाइट एंड विड्थ मार्जिन और पैडिंग को वो एक्सेप्ट करेगा। तो हम ये देख सकते हैं कि कौन से इनलाइन एलिमेंट है और कौन से ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये यहाँ पर लिस्ट है। तो यहाँ पे ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ये इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन ब्लॉक की एग्जांपल बटन है और इमेज है। दूसरी जो अहम चीज़ है वो CSS पोजीशन है। जब आप किसी एलिमेंट को ऐड करते हैं जो उसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है वो स्टैटिक होती है। स्टैटिक में आप CSS डायरेक्शन नहीं दे सकते। CSS डायरेक्शन टॉप, बॉटम, लेफ्ट,
राइट। अगर मैं इसकी CSS पोजीशन चेक करूं और यहाँ पे पोजीशन तो इधर आप ये देख सकते हैं कि इसकी CSS पोजीशन स्टैटिक है। उस स्टैटिक पोजीशन को हम CSS डायरेक्शन नहीं दे सकते। अगर हम इसको टॉप, तो ये इस CSS डायरेक्शन टॉप को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना ये बॉटम को एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं इसको CSS डायरेक्शन देना चाहता हूँ तो मुझे पोजीशन रिलेटिव यूज़ करनी होगी। पोजीशन रिलेटिव में आप इसको CSS डायरेक्शन दे सकते हैं टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। तो ये स्टैटिक और रिलेटिव में ये फ़र्क है। अगर मैं इसकी पोजीशन रिलेटिव दूं तो उसके बाद ये टॉप बॉटम को एक्सेप्ट करने लग पड़ेगा। तो आप ये देख सकते हैं, अब मैं इसको CSS डायरेक्शन दे सकता हूँ। अब ये देखें ये मूव कर रहा है। स्टैटिक और रिलेटिव में ये डिफरेंस है कि स्टैटिक में आप टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट नहीं दे सकते और रिलेटिव में आप दे सकते हैं, या परसेंटेज में और रैम्स में किसी में भी दे सकते हैं। और जो थर्ड पे आती है वो पोजीशन एब्सोल्यूट है। इसमें भी आप CSS डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन ये HTML के फ्लो से बाहर निकल आएगी जब आप किसी एलिमेंट को CSS पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे। जब ये HTML एलिमेंट के नॉर्मल फ्लो से बाहर निकल आएगी तो ये सबसे करीबी जिसकी पोजीशन रिलेटिव होगी उसके हिसाब से ये CSS डायरेक्शन लेगी। इसको समझने के लिए हम एक डिव को दूसरी डिव का चाइल्ड बना देते हैं। अगर मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दूंगा तो ये अपने नॉर्मल फ्लो से बाहर निकल आया है। तो ये दूसरे डिव एलिमेंट और बटन्स स्पैन को लग रहा है कि ये एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए दूसरे एलिमेंट ने इसकी जगह ले ली है। किसी पेरेंट की पोजीशन रिलेटिव ना हो तो ये बॉडी से टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट लेगी। तो आप ये देख सकते हैं ये टॉप पे आ रही है, तो अब ये बॉडी के हिसाब से टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट डायरेक्शन लेगी। मैं चाहता हूँ कि ये इस div एलिमेंट जो इसका पेरेंट है इसके हिसाब से ये CSS डायरेक्शन ले, तो मुझे इसके पेरेंट की पोजीशन रिलेटिव करना होगी। तो आप ये देख सकते हैं कि ये अब इसके हिसाब से अपने पेरेंट के हिसाब से CSS डायरेक्शन ले रही है। मैं इसको लेफ्ट डायरेक्शन देता हूँ। आप ये देख सकते हैं इसको मैं इसके पेरेंट के हिसाब से टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट कर सकता हूँ। और उसके बाद जो फोर्थ पे आती है वो फिक्स पोजीशन है। आप किसी एलिमेंट को पोजीशन फिक्स देंगे वो भी एब्सोल्यूट की तरह HTML के फ्लो से बाहर निकल आएगी और दूसरे एलिमेंट को लगेगा कि ये एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर उसके बाद हमें इसको बताना पड़ेगा कि आपने कहाँ से फिक्स्ड होना है। अगर मैं इस बटन को पोजीशन फिक्स दूं तो ये नॉर्मल फ्लो से बाहर निकल आएगा और मुझे बताना पड़ेगा कि आपने कहाँ से फिक्स्ड होना है। तो मैं इसको टॉप 0 दूंगा तो ये आप ये देख सकते हैं कि ये टॉप से फिक्स्ड हो गया। मैं स्क्रीन को जितना स्क्रॉल करूंगा ये टॉप पे ही रहेगा। इस चीज़ को ज़्यादा समझने के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने दिखाया कि स्टिकी हेडर कैसे आप बना सकते हैं। तो जब आप किसी एलिमेंट को ऐड करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये इनलाइन है, इनलाइन ब्लॉक है या ब्लॉक एलिमेंट है और इसकी पोजीशन क्या है। अगर आपने टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट
या पोजीशन एब्सोल्यूट रखनी है तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी पोजीशन सेट करनी पड़ेगी और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका डिस्प्ले सेट करना होगा। अब हम HTML एलिमेंट की हाइट एंड विड्थ पर बात करते हैं। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि आप किसी एलिमेंट को हाइट एंड विड्थ देते हैं तो वो क्या करता है कि जो आपने हाइट और विड्थ दी होती है वो उससे थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा होता है। लेट्स सपोज अगर आपने हाइट दी है 100 पिक्सल और विड्थ दी है 100 पिक्सल, लेकिन जब आप उसको यूआई पे देखते हैं, ब्राउज़र पे देखते हैं तो वो 150 पिक्सल का नज़र आ रहा होता है उसकी हाइट पे और उसकी विड्थ पे। तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले हम बॉक्स मॉडल को समझते हैं। जब हम लेआउट और डिज़ाइन की बात करते हैं तो CSS HTML के हर एलिमेंट को एज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स कंसीडर करती है, जिसमें पैडिंग होती है, बॉर्डर होता है और मार्जिन। इन सब को आप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में दे सकते हैं। मैंने 2 डिव एलिमेंट ऐड किए हुए हैं। अगर मैं कंप्यूटर टैब में जाऊं, आप ये बॉक्स देख सकते हैं। यहाँ पे जो ये कंटेंट है इस एलिमेंट में, ये टेक्स्ट कंटेंट है, इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कोई इमेज ऐड कर सकते हैं, कोई भी HTML एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। इसमें टेक्स्ट आ सकता है, कोई भी HTML एलिमेंट आ सकता है। उसके बाद पैडिंग होती है जो इस कंटेंट के इर्द गिर्द एरिया क्रिएट कर देती है चारों डायरेक्शंस में, और इन दोनों चीज़ों को जो रैप करता है वो बॉर्डर होता है। और अगर आपने इस एलिमेंट के इर्द गिर्द एरिया क्रिएट करना है तो आप मार्जिन यूज़ करेंगे। मार्जिन और पैडिंग ट्रांसपेरेंट होती है, आप इनको कलर नहीं दे सकते। बॉर्डर को आप कलर दे सकते हैं। इसको मैं विड्थ दे देता हूँ। अब मैं इनको पैडिंग देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट एलिमेंट के इर्द गिर्द एरिया हो 5 पिक्सल का। तो जब मैं इसको ऐसे देता हूँ तो ये क्या करता है कि चारों तरफ 5 पिक्सल दे देता है एरिया। मार्जिन भी मैं ऐसे दे देता हूँ, बॉर्डर भी। तो बॉर्डर में फर्स्ट साइज होता है, उसके बाद सॉलिड रखना है और थर्ड कलर आप दे सकते हैं। अगर मैं कंप्यूटर में जाऊं तो आप ये देख सकते हैं कंटेंट के इर्द गिर्द 5 पिक्सल की पैडिंग है। टॉप 5 पिक्सल, बॉटम 5 पिक्सल, लेफ्ट 5 पिक्सल और राइट 5 पिक्सल। और बॉर्डर में भी आप देख सकते हैं मैंने 1 पिक्सल का दिया था चारों तरफ। आप चाहें तो इनमें से कोई एक साइड पे भी दे सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपने चारों तरफ ही देना है। आप चाहें तो एक साइड पे दे सकते हैं। अगर आपको राइट साइड पे पैडिंग चाहिए तो आप राइट साइड पे दें, आपको टॉप पे चाहिए आप टॉप पे दें बॉर्डर। और फिर ये मैंने मार्जिन दिया हुआ है। इस एलिमेंट की अगर आपने हाइट एंड विड्थ को कैलकुलेट करना, आपने ये देखना है कि इसकी हाइट एंड विड्थ क्या है, तो इसकी हाइट एंड विड्थ ऐसे कैलकुलेट होती है कि जो कंटेंट की विड्थ होगी प्लस पैडिंग होगी और प्लस बॉर्डर होगा। तो इससे आप इस एलिमेंट की विड्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लेफ्ट एंड राइट दोनों ऐड होंगी। अगर मैं इसकी हाइट एंड विड्थ देखूं तो 161 बन रही है, 149 ये और 10 ये और 1 दोनों साइड से, तो ये इसकी विड्थ बन रही है। और अगर मैंने इसकी हाइट कैलकुलेट करनी है तो 5 ये टॉप पैडिंग ऐड होगी, पॉप बॉर्डर का साइज ऐड होगा, ये हो गए 30, 35 और 36। हाइट और विड्थ में मार्जिन ऐड नहीं होगा। ऐसे इसकी हाइट एंड विड्थ कैलकुलेट होती है। इसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बॉक्स साइजिंग है। अभी हमने इसमें बूट स्ट्रैप ऐड किया था। तो बूट स्ट्रैप क्या करता है कि बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स कर देता है। बॉर्डर बॉक्स में ये होता है कि आप जब इसको विड्थ देते हैं या हाइट देते हैं तो पूरे इस एलिमेंट की विड्थ सेट होती है। लेट्स सपोज मैंने इसको 136 दिया है, तो ये क्या करेगा कि इन सब की क्या कहते हैं बॉर्डर
पैडिंग सबको ऐड करके वो 136 का बना देगा। आपने सिंपल HTML और CSS यूज़ कर रहे होंगे तो उस वक्त जो बॉक्स साइजिंग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो कंटेंट बॉक्स होती है। कंटेंट बॉक्स में आप 166 देंगे तो ये कंटेंट का साइज होगा। अगर आप अब ये देख सकते हैं आप कंटेंट का साइज 166 है और विड्थ और हाइट में पैडिंग और बॉर्डर भी ऐड होता है। तो अगर आप चेक करें तो इसकी जो विड्थ बन रही है वो 1678 बन रही है। और इसी तरह जो इसकी हाइट हम अभी हमने नहीं दी हुई वो ऑटो है, तो वो क्या कर वो ये है, वो नॉर्मली रहेगा। अगर मैं इसको मैं हाइट भी दे दूं तो आप ये देख सकते हैं कि अब मैंने इसको हाइट दी है 29, लेकिन जो इसकी एक्चुअल रेंडर हो रही है वो 41 हो रही है। तो ये किस वजह से हो रही है? ये बॉक्स साइजिंग की वजह से हो रही है। बूटस्ट्रैप ये करता है कि बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स कर देता है, क्योंकि यही हमें रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि जब हम विड्थ देना चाहते हैं तो हम उस एलिमेंट को विड्थ देते हैं, ना कि कंटेंट को। लेकिन जब आप नॉर्मल HTML और CSS को यूज़ करते हैं तो वो कंटेंट बॉक्स कर रहा होता है। तो जिस वजह से जब आप इसको हाइट एंड विड्थ देते हैं तो वो कंटेंट को देता है, इस कंटेंट को देता है, लेकिन जो एक्चुअल हाइट और विड्थ होती है पैडिंग और बॉर्डर के ऐड होने के बाद बनती है। इसी वजह से रेंडर UI की हाइट एंड विड्थ में डिफरेंस आता है। एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं वो है जी इंडेक्स। अगर कोई एलिमेंट बैक पे चला जाता है, मतलब उसे एक स्टैक की शक्ल बन जाती है, ये 3-4 एलिमेंट है वो एक दूसरे के पीछे हैं, तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए हम जी इंडेक्स यूज़ करते हैं। जिसकी जी इंडेक्स वैल्यू ज़्यादा होगी वो टॉप पे होगा और सारे एलिमेंट उसके बैक पे होंगे। इसको भी हम देखते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास दो ये एलिमेंट है, तो अब ये देख सकते हैं कि ये एलिमेंट बैक पे चला गया है। दोनों की मैं पोजीशन एब्सोल्यूट कर देता हूँ। अब ये दो एलिमेंट हैं, एक इसकी बैक पे है एक फ्रंट पे है। अगर आप चाहते हैं कि बैक वाला फ्रंट पे आए तो आपने इसकी जी इंडेक्स वैल्यू इंक्रीज कर देनी है। मैं इसकी 2 कर देता हूँ और इसकी मैं जी इंडेक्स वैल्यू 1 कर देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं इसकी जी इंडेक्स वैल्यू ज़्यादा है तो ये फ्रंट पे है। अगर मैं इसकी जी इंडेक्स वैल्यू ज़्यादा कर देता हूँ तो ये फ्रंट पे आ जाएगा। तो जी इंडेक्स ये स्पेसिफाई करता है कि कौन सा एलिमेंट टॉप पे होगा। जिसकी ज़्यादा वैल्यू होगी वो टॉप पे होगा, जिसकी कम होगी वो बैक पे होगा। अब हम बात करते हैं बूटस्ट्रैप पे। ये CSS का फ्रेमवर्क है। आपको ये डिफ़ॉल्ट स्टाइल देता है आपकी एप्लीकेशन के लिए, और बिल्ट इन क्लासेस देता है कि जिनको आप अपने HTML एलिमेंट में ऐड कर सकते हैं एक सर्टन UI हासिल करने के लिए। डिफ़ॉल्ट स्टाइल में ये जैसे आपका पैराग्राफ की लुक एंड फील कैसे होगी, बटन की लुक एंड फील कैसे होगी, और पैडिंग और मार्जिन किसी एलिमेंट का कितना होगा, ये खुद आपको सेट करके देता है। आपको अगर अगर आपने कोई नई एप्लीकेशन बनाई, नई वेबसाइट बनाई है, तो ये चीज़ें आपको खुद सेट करनी पड़ेगी, लेकिन जब आप बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं तो ये चीज़ें ये खुद ब खुद सेट करके दे देता है। एक इसमें एक चीज़ रिबूट होती है। तो रिबूट एक इसका फीचर है जिसमें ये करता है कि आपका एक एलिमेंट बटन होगा वो तमाम ब्राउज़र पे एक जैसा नज़र आएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ब्राउज़र पे वो दूसरी तरह से नज़र आएगा और दूसरे पे वो किसी और तरह का। तो ये रिबूट के ज़रिए आपकी एप्लीकेशन के जो चीज़ें होंगी वो सब ब्राउज़र पे एक जैसी नज़र आएंगी। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ग्रिड। ग्रिड के ज़रिए आप एक रिस्पॉन्सिव UI बना सकते हैं। तो हम ग्रिड को देखते हैं। ग्रिड आप HTML के div एलिमेंट से बनाते हैं। टॉप पे कंटेनर होता है और उसके अंदर रोज़, और रो के अंदर आप कॉलम ऐड करते हैं, और कॉलम के अंदर आपका एक्चुअल कंटेंट होता है। आप एक कंटेनर के अंदर जितनी चाहें रो ऐड कर सकते हैं, और रो के अंदर मिनिमम आप एक कॉलम ऐड कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 12 कॉलम
ऐड कर सकते हैं। अगर आप एक कॉलम ऐड करेंगे वो 12 कॉलम के इक्वल होगा। आप चाहें तो 12 कॉलम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उनका जो एक का साइज होगा वो एक के इक्वल होगा। वो इससे आप एक रिस्पॉन्सिव यूआई बना सकते हैं। ग्रिड इंटरनली फ्लेक्सबॉक्स को यूज़ करती है, तो आप रिस्पॉन्सिव यूआई बनाने के लिए आप फ्लेक्सबॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बूटस्ट्रैप हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम आसानी से एक रिस्पॉन्सिव यूआई बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रिड को देखते हैं। तो ग्रिड बेसिकली आप डिव एलिमेंट में बनाते हैं। ग्रिड बनाने का तरीकाकार ये है कि आप एक कंटेनर की क्लास बनाते हैं, आप एक डिव बनाते हैं, उसके अंदर क्लास ऐड करते हैं कंटेनर। आप इसमें कंटेनर के अंदर आपको रो की क्लास ऐड करनी होगी। आप ये जो ग्रिड बनाएंगे तो आप ये डिव एलिमेंट को यूज़ करके बनाएंगे। आपने कंटेनर के अंदर एक ग्रिड, आपने कंटेनर के अंदर एक रो ऐड कर दी है। अब इसके अंदर आप मिनिमम एक कॉलम ऐड कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 12। अगर मैं एक कॉलम ऐड करूंगा ये 12 कॉलम के इक्वल होगा, मीन्स कि ये उस रो का कंप्लीट साइज ले लेगा। इस कॉलम के अंदर आप अपना एक्चुअल कंटेंट ऐड करते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, इमेज हो सकती है, एक एक रो भी हो सकती है, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो अभी आप देख सकते हैं कि एक कॉलम ऐड हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस कॉलम ने 12 कॉलम का साइज ले लिया है। अगर इसके अंदर मैं दो कॉलम ऐड करूंगा तो अभी ये देखें दोनों कॉलम ने इक्वल साइज ले लिया है। अगर आप चाहते हैं कि जो फर्स्ट वाला कॉलम ये 4 कॉलम के इक्वल साइज ले और जो दूसरा कॉलम है वो 8 कॉलम के इक्वल साइज ले, तो वो भी डिफाइन कर सकते हैं। इसको मैं चाहता हूँ कि ये 2 कॉलम हो जाए और इसको मैं चाहता हूँ ये 10 कॉलम हो जाए, लेकिन आप मैक्सिमम 10 कॉलम ही ऐड कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं जो फर्स्ट वाला कॉलम है वो 2 कॉलम के इक्वल है और जो राइट वाला है वो 10 कॉलम के इक्वल है। अगर आप चाहते हैं कि ये 2 कॉलम है ये स्मॉल स्क्रीन पे एक दूसरे के ऊपर आ जाएं, मतलब स्टैक की शक्ल इख्तियार कर लें, मैं चाहता हूँ कि कॉलम 2 है, जैसे स्क्रीन का साइज़ ये स्मॉल हो, जैसे स्क्रीन का साइज स्मॉल हो तो ये नीचे आ जाए। तो स्मॉल स्क्रीन के लिए चाहता हूँ कि स्मॉल स्क्रीन पे ये इस कॉलम का साइज 12 के इक्वल हो जाए। तो आप ये देख सकते हैं कि स्मॉल स्क्रीन पे ये कॉलम ऐसे आ रहे हैं, मतलब कि स्टैक की शक्ल में आ रहे हैं। जैसे स्मॉल स्क्रीन होगी कॉलम बी कॉलम ए के नीचे आ जाएगा, मतलब एक स्टैक की शक्ल में आ जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मीडियम डिवाइस पे लार्ज से छोटी डिवाइस पे ये कॉलम 6 कॉलम के इक्वल हो जाए, मतलब ये कॉलम 6 कॉलम के इक्वल हो जाए और ये कॉलम भी 6 इक्वल, ये कॉलम में 6 कॉलम के इक्वल हो जाए, तो उसके बाद क्या होगा कि ये दोनों एक रो में आ जाएंगे। तो उसके लिए एक और मुझे एक और ब्रेक पॉइंट लगाना पड़ेगा, कॉल एम डी फॉर मीडियम डिवाइस 6। ये लाजमी नहीं आप 6 दें, आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको देनी है वैल्यू कि आप चाहते हैं कोई मीडियम डिवाइस हो तो आप 2 कॉलम भी हो जाएं
8 कॉलम भी हो जाए। अभी मैं ये आपको समझाने के लिए 6 कॉलम दे रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे मीडियम स्क्रीन होगी ये एक रो में आ जाएंगे, ये भी 6 कॉलम के इक्वल होगा, ये भी 6 कॉलम के इक्वल होगा। मीडियम स्क्रीन पे ये 2 कॉलम एक रो के अंदर होते हैं, और जैसे स्मॉल स्क्रीन हो जाती है ये कॉलम ए के नीचे कॉलम बी आ जाता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये बूटस्ट्रैप में कौन कौन सी मीडिया क्यूरीज हैं, तो अब ये भी अपनी इस वेबसाइट पे जाना है गेट स्टार्टेड में, उसके बाद आपने लेआउट में और ग्रिड में जाना आपने, तो यहाँ से आपको ब्रेक पॉइंट मिल जाएंगे। तो इधर आप ये देख सकते हैं ये स्क्रीन के साइजेस हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। जो एक्स्ट्रा स्मॉल है वो 576 से स्मॉल होगी अगर मिनिमम विड्थ, तो ये वाली मीडिया क्यूरी चलेगी। अगर स्मॉल होगी मतलब कि अगर मिनिमम विड्थ 576 से ग्रेटर होगी तो ये वाली मीडिया क्यूरी अप्लाई होगी। अगर मिनिमम विड्थ 768 से ग्रेटर होगी तो ये वाली मीडिया क्यूरी चलेगी। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मिनिमम विड्थ बढ़ती जाएगी वो मीडिया क्यूरी ऐड होती जाएंगी। आपने रो की डिव के अंदर कॉलम ऐड करना है, ये नहीं करना कि आपने रो की डिव के अंदर रो ऐड कर देनी है। अगर आपने एक और आपको रो चाहिए तो आप एक कॉलम के अंदर रो ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपने एक और रो ऐड करनी है तो आप एक कॉलम ऐड कर दें और उसमें आप एक रो ऐड कर दें। तो इस तरह आप जितनी चाहे कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिव यूआई बना सकते हैं। अब हम एक बेसिक लॉगिन पेज बनाते हैं। पहले हम इसकी यूआई बनाएंगे और उसके बाद हम इसमें एंगुलर ऐड करेंगे। क्योंकि इसमें फॉर्म यूज़ हो रहा है तो हम कन्वर्ट करेंगे एंगुलर फॉर्म में ताकि हम इसमें वैलिडेशन वगैरह इस्तेमाल कर सकें। पहले हम बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन को देख लेते हैं। इस जब भी आप कोई यूआई बनाने लगे, कोई भी आपने कोई चीज़ ऐड करनी हो तो आप इस डॉक्यूमेंटेशन पेज पे आपने लाजमी देखना है कि क्या वो चीज़ वहाँ पे मौजूद है, तो उसके हिसाब से आप अपनी यूआई बना सकते हैं। अगर आपने कोई न्यू यूआई बनानी हो तो पहले आप इस वेबसाइट पे चले जाएं, यहाँ पे इन्होंने टेम्पलेट्स वगैरह दिए हुए हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कलर्स को देखते हैं। आपने यूटिलिटीज़ में जाना है और यहाँ पे आपने जो चीज़ भी ऐड करनी होगी आप उससे रेलेवेंट क्लासेस देख सकते हैं। तो जो अहम है वो मैं आपको बता देता हूँ। कलर्स, इसमें आपने ये देखना है कि हमने जो ऐप बनानी है उसमें हम अपने कलर्स को पहले ही डिफाइन कर लेते हैं कि ये हमारे ब्रांड का कलर होगा। तो इसमें एक प्राइमरी कलर होता है, एक सेकेंडरी, सक्सेस में हम कौन सा कलर दिखाएंगे, डेंजर पे कोई एरर्स में हम कौन सा कलर दिखाएंगे, डार्क, बॉडी म्यूटेड, हम सारी एप्लीकेशन में ये वाले कलर्स यूज़ करेंगे। तो इनके यूज़ करने का फ़ायदा क्या होगा कि अगर हमने अपने ब्रांड का कलर चेंज करना है तो सिंपली हम बूटस्ट्रैप में इनका यहाँ पे कलर चेंज कर देंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, ये कलर हम चेंज कर दें, हमारी सारी एप्लीकेशन का कलर चेंज हो जाएगा। ये इस तरह ये चीज़ ऐसे काम करेगी कि बाज़ औक़ात आप अपनी एप्लीकेशन में थीम कस्टमाइजेशन करते हैं कि यूज़र मल्टीपल थीम अप्लाई कर सकें, तो उस केस में हम सिर्फ प्राइमरी, सेकेंडरी ये कलर चेंज कर देंगे, हमारी एप्लीकेशन का कलर थीम चेंज हो जाएगी। तो अगर आपने कलर का चेंज करना है तो आप टेक्स्ट प्राइमरी, टेक्स्ट सेकेंडरी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो आप बीजी प्राइमरी, बीजी फॉर बैकग्राउंड, आपने कलर देना होगा तो प्राइमरी, सेकेंडरी, और अगर आपने बैकग्राउंड कलर के साथ ग्रेडियंट देना है तो आप बीजी प्राइमरी और ग्रेडियंट, बीजी प्राइमरी और बीजी ग्रेडियंट आप दे सकते हैं। बॉर्डर को देख लेते, अगर आपने कोई बॉर्डर अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे इन्होंने डेमो दिया हुआ है। अगर आप बॉर्डर ऐड करना चाहते हो तो आप बॉर्डर की क्लास देंगे, अगर टॉप पे ऐड करना चाहते हो आप बॉर्डर टॉप देंगे, अगर आप बॉर्डर को रिमूव करना चाहते हैं तो बॉर्डर 0 देंगे तो बॉर्डर रिमूव हो जाएगा किसी भी एलिमेंट से। आप बॉर्डर को ऐसे कलर दे सकते हैं, आपने अगर बॉर्डर ऐड करना है तो बॉर्डर दें, फिर उसके बाद बॉर्डर, फिर प्राइमरी, बॉर्डर प्राइमरी
मीन्स कि इस पे जो कलर ऐड होगा वो प्राइमरी कलर ऐड होगा। इससे हम जो चाहे कलर आप यूज़ कर सकते हैं जो आपने डिफाइन किए होंगे। इस तरह आप बॉर्डर 1 करेंगे तो ये 1 पिक्सल होगी बॉर्डर की विड्थ। अगर आप 2 करेंगे तो इस तरह ये आप मल्टीपल 5 तक होते हैं, ये आप जितना चाहें साइज दे सकते हैं। अगर आप बॉर्डर का रेडियस चेंज करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सर्कल हो या ये रेक्टेंगुलर सर्कल हो, तो आप अगर आप बॉर्डर को राउंड करना चाहते हैं तो आप ये क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। अगर आप राउंड करेंगे तो जो इसके चारों तरफ थोड़ा राउंड हो जाएगा। अगर आप सिर्फ टॉप पे करना चाहते हैं तो आपने राउंडेड टॉप करना है। अगर आपने कम्प्लीटली सर्कल बनाना है तो आप राउंडेड सर्कल यूज़ कर सकते हैं। डिस्प्ले में अगर आपने डिस्प्ले चेंज करना है तो आप ये क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी एलिमेंट को ब्लॉक करना चाहते हैं तो डी ब्लॉक करेंगे। जो इससे पहले मैंने डिस्प्ले और पोजीशन बताई वो भी आपने लाजमी याद रखनी है, उनको जहन में रख के आपने ये चीज़ें अप्लाई करनी है। ऐसा ना हो कि आप किसी एलिमेंट पे ये क्लासेस दे रहे हो वो वर्क ना कर रही हो। उसी तरह पोजीशन आप चेंज करना चाहते हैं, पोजीशन की क्लासेस हैं पोजीशन स्टैटिक। आप किसी भी एलिमेंट पे ये क्लास देंगे तो वो क्या करेगी कि वहाँ पे पोजीशन स्टैटिक लगा देगी, रिलेटिव लगा देगी, एब्सोल्यूट लगा देगी। और उसके बाद अगर आप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। ये इन्होंने प्री डिफाइंड क्लासेस बनाई हुई हैं। टॉप अगर आप टॉप लेफ्ट पे करना चाहते हो तो आप ये क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। ये एग्जांपल दी हुई है, ये कोड दिया हुआ, उसके हिसाब से आपको जो पोजीशन रिक्वायर्ड है आप वो पोजीशन लगा सकते हैं। एक और चीज़ साइजिंग, ये भी देख लेते हैं। अगर आप किसी एलिमेंट को 25% देना चाहते हैं तो आप W25 देंगे, 50% देना चाहते हैं आप W50 देंगे। स्पेसिंग में दो चीज़ें आती हैं, पैडिंग आती है और मार्जिन आता है। अगर आपने किसी को एलिमेंट को वर्टिकल अलाइनमेंट देना है तो आप उस चीज़ के लिए आप ये क्लासेस देख सकते हैं। अगर आपने कोई भी यूआई बनानी हो तो सबसे पहले आप कंपोनेंट, ये फॉर्म्स, इनमें आप जा सकते हैं। अगर आपने कोई फॉर्म बनाना है तो यहाँ पे इन्होंने टेम्पलेट दिए हुए हैं। अगर आपकी यूआई रिक्वायरमेंट इससे मिलती जुलती है तो आप सिंपल इस कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने कार्ड यूज़ करना है तो आप कंपोनेंट में जाएंगे, ये कार्ड है, ये कंपोनेंट आप इनको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा कार्ड चाहिए तो आप ये यूआई, ये HTML आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम जो बनाएंगे वो एक लॉगिन पेज होगा, एक सिंपल लॉगिन पेज है। अभी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले आपने एक चीज़ कर लेनी है कि आपने ये कमांड दोबारा चला लेनी है। इससे ये होगा कि जो भी लेटेस्ट बूटस्ट्रैप होगी वो आपके पास आ जाएगी। मैं पहले एक लॉगिन कंपोनेंट ऐड करता हूँ। मैं अपने अभी कंपोनेंट सारे ऐप के अंदर ऐड करूँगा और जैसे जैसे ये एप्लीकेशन एक्सपेंड होती जाएगी फिर उसके बाद हम इनको मॉड्यूलर अप्रोच में कन्वर्ट कर देंगे। अभी मैं होम डायरेक्टरी में, अगर मैंने बैक जाना है तो मैं cd डॉट डॉट ऐड करूँगा तो मैं ऐप फोल्डर में चला जाऊँगा। न्यू कंपोनेंट बनाने की जो कमांड है वो G फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट, लॉगिन। तो जैसे मैं ये कमांड चलाऊंगा तो ये एक पेज बनाएगी, उसको ऐप मॉड्यूल में रजिस्टर कर देगी। इधर आप देख सकते हैं इसे रजिस्टर कर दिया, डिक्लेयर कर दिया है। मैं इस एप्लीकेशन रन कर लेता हूँ। अभी हम राउटिंग को नहीं देख रहे, अब अभी हम सिंपल चीज़ें देख रहे हैं। अगर मैंने इस कंपोनेंट को चलाना है, व्यू करना है, तो मैं इसके सिलेक्टर को मैं इसका सिलेक्टर लूँगा और यहाँ पे सिंपली ऐड कर दूँगा। अभी हम कन्वेंशन जो यूज़ कर रहे हैं वो DS कर रहे हैं।
अगर आप मज़ीद देखना चाहते हैं कि ये चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं तो इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें ये चीज़ें देख सकते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं कि लॉगिन, ये जो यूआई रेंडर हुई है लॉगिन कंपोनेंट से हुई है, लॉगिन पेज से हुई है। अभी जो हमने यूआई बनानी है तो उसमें हमने ये करना है कि ये टॉप पे एक हम अपने एक लोगो बनाएंगे और उस पर एक हेडिंग होगी, 2 फॉर्म कंट्रोल होंगे और एक बटन होगा। अब ये रिमेंबर भी बहुत ओल्ड हो गया, अब ये यूज़ नहीं होता। पहले हर एप्लीकेशन पे, वेबसाइट पे ये चीज़ मेंशन होती थी कि रिमेंबर मी, लेकिन अब आप देखते होंगे वो नहीं पूछते। तो आपने जो भी यूआई बनानी है, अगर आपने एक सिंपल बटन भी ऐड करना है तो वो भी आपने ग्रिड के अंदर ऐड करना है, रो और कॉलम के अंदर आपने ऐड करना है। वो आपने इसलिए करना है कि आपने एक रिस्पॉन्सिव यूआई बनानी है, और रिस्पॉन्सिव यूआई बनाने के लिए आप ग्रिड को यूज़ करते हैं, और ग्रिड इंटरनली फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ करती है। और ग्रिड को जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं और सिंपल हम डिव एलिमेंट को यूज़ करते हैं और उनमें हम क्लासेस देते रहते हैं। मैंने एक कंटेनर, अगर मैंने ग्रिड बनानी तो मैं एक कंटेनर की क्लास ऐड करूँगा टॉप पे, और उसके अंदर मैं रो एक ऐड करूँगा। आप कंटेनर में जितनी चाहे रो ऐड कर सकते हैं। जो टॉप पे मैं चाहता हूँ एक लोगो हो, तो हम एक सर्कल लोगो बनाएंगे। आपने मोस्टली देखा होगा यूट्यूब पे, अदर भी, अगर आप कोई नाम नहीं देते वो आपके लेटर का फर्स्ट करेक्टर को लेता है और एक राउंड शेप का एक बना देता है। तो इसी तरह का हम भी एक सिंपल लोगो बनाएंगे। रो के अंदर मैं एक कॉलम ऐड करूँगा, और इस कॉलम के अंदर हम अपना एक कंटेंट देंगे। इसमें हम देंगे, मैं एक स्पैन ऐड कर लूँगा। स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट है। अगर मैं इसका साइज देखूँ तो ये 12 कॉलम विड्थ ले रहा होगा, ये वाला कॉलम। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये इसके अंदर जितना कंटेंट है वो उसके हिसाब से साइज ले, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा कॉलम ऑटो। ये चीज़ अगर आपने पता लगानी है कि ये अगर आपने कोई कॉलम ऐसा बनाना है जो अपने कंटेंट का साइज ले, तो उस चीज़ को आप उस चीज़ को देख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन से। तो आपने सिंपल यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपने लेआउट में जाना है, ग्रिड में जाना है। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, सो यहाँ कॉलम्स में जाना है। ये आपने सारी चीज़ें देख लेनी, यहाँ पे हर चीज़ मेंशन है। आपने अगर आपको जो चीज़ चाहिए, एक दफ़ा आपको अगर जैसा कॉलम चाहिए, एक दफ़ा आप इस चीज़ को विजिट करें, और यहाँ पे उन्होंने सारी एग्जांपल दी हुई हैं कि कैसे आपने कंटेंट को सेंटर करना है, कैसे क्या करना है। जो अभी मेरी रिक्वायरमेंट थी, मैं चाहता था कि भाई ये जो कॉलम हो ना, ये अपने कंटेंट के हिसाब से साइज ले। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ना राउंड करना चाहता हूँ। तो राउंड करने के लिए हम हाइट एंड विड्थ इक्वल दे देते हैं, ताकि आप बूटस्ट्रैप की सर्कल क्लास अप्लाई कर सकें। और अगर आप किसी डिव को फुली सर्कल करना चाहते हैं तो उसकी हाइट एंड विड्थ इक्वल होगी, तो वह फुली सर्कल होगा। अदरवाइज वो रेक्टेंगुलर की शेप में आ जाएगा, ये ओवल की शेप में। अब इसमें जो हम यूज़ करेंगे वो रैम्स यूज़ करेंगे। मैं मैं इसको रैम में कन्वर्ट करूँगा। मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ इसका प्राइमरी कलर हो। ये एक बॉक्स बन गया, इसको इसके हम कॉर्नर को क्या करेंगे, राउंड कर देंगे, तो ये एक सर्कल बन जाएगा। अब अगर मैंने इसको सर्कल करना है तो मैं सिंपली बूटस्ट्रैप के साइड पे जाऊंगा। यहाँ पर मैं यूटिलिटीज़ क्लासेस में जाऊंगा, बॉर्डर पे जाऊंगा मैं। मुझे इस तरह का बॉर्डर चाहिए इसका, तो मैं सिंपल यहाँ से ये क्लास कॉपी करूँगा।
और इसमें यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो एक बॉक्स था वो अब सर्कल बन गया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो कंटेंट है ये सेंटर में हो। तो अगर मैंने किसी कंटेंट को सर्कल में करना है, किसी एलिमेंट को मैंने सर्कल में करना है, तो उस चीज़ के लिए मैं देखता हूँ कि वो कैसे हो सकता है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी पोजीशन सेंटर करना चाहता हूँ तो मैं पोजीशन की मैं यूटिलिटी क्लासेस यूज़ करूँगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाली क्लास में यूज़ करूँगा। इस क्लास को मैं यूज़ करता हूँ। अब आपने ये देखना है कि जो इसमें जो पोजीशन यूज़ हो रही है वो एब्सोल्यूट हो रही है। ये ऐड करके देखते हैं हम। अब ये देखिए ये जो एलिमेंट है ये सेंटर में हो गया, लेकिन ये क्या किया है, ये बाहर निकल के आ गया है। तो इस चीज़ को आपने ज़्यादा अच्छी तरह समझना है, तो इससे पहले मैं पोजीशन पे बात कर चुका हूँ। जब इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट हो गई है, एचटीएमएल के नॉर्मल फ्लो से बाहर निकल आएगा और उसके बाद ये देखेगा कि भाई मेरा जो सबसे करीबी पेरेंट होगा और जिसकी पोजीशन रिलेटिव होगी उसके हिसाब से अपनी पोजीशन एडजस्ट करेगा। मैं चाहता हूँ कि ये जो डेफ शेयर एलिमेंट है ये इसके हिसाब से, इस पेरेंट के हिसाब से ये अपनी पोजीशन एडजस्ट करे। तो अगर मैंने पोजीशन रिलेटिव देनी है तो मैं जिस एलिमेंट के इसके जो करीबी होगा, जिस को पोजीशन रिलेटिव दूंगा, ये उसके हिसाब से खुद को एडजस्ट करेगा। मैं चाहता हूँ कि ये इसके हिसाब से, अब इसका पेरेंट, इस पैन एलिमेंट का जो पेरेंट है वो ये है, मैं चाहता हूँ कि ये इसके हिसाब से अपनी पोजीशन को एडजस्ट करे। मैं इसकी पोजीशन रिलेटिव दे दूंगा। अगर मैं चाहता हूँ रो के हिसाब से अपनी पोजीशन एडजस्ट करे तो मैं रो को ये पोजीशन रिलेटिव दे दूंगा। तो अब ये चाहते हैं कि इसने क्या किया है कि इसने अपने पेरेंट के हिसाब से अपनी पोजीशन एडजस्ट कर ली है, और जो मैंने इसको पोजीशन दी हुई थी वो सेंटर दी हुई थी। मुझे थोड़ी इसकी हाइट एंड विड्थ ज़्यादा करनी पड़ेगी ताकि ये सेंटर में आ जाए। अगर मैं अब ये देख सकते हैं, अगर मैं हाइट एंड विड्थ इक्वल ना करूँ तो इसकी शक्ल ऐसे बन जाएगी, ओवल शेप का बन जाएगा। तो इसलिए अगर आपने किसी चीज़ को सर्कल करना है तो लाजमी है कि उन दोनों की हाइट एंड विड्थ इक्वल हो। इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ओके, 146, 150, 150 कर लेते हैं इसे। तो अभी देखें ये सेंटर में आ गया। तो ये सेंटर में आ गया है ये टेक्स्ट। अब मैं 150 को रैम में कन्वर्ट करता हूँ। अगर मैंने देखना है कि 1 रैम किसके इक्वल है तो मैं सिंपली फ़ॉन्ट साइज 1 रैम करूँगा और मैं कंप्यूटर टैब में जाऊँगा और यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट साइज, तो 1 रैम 16 पिक्सल के इक्वल होता है बाय डिफ़ॉल्ट। बूटस्ट्रैप में 1 रैम 16 पिक्सल के इक्वल होता है। तो मुझे जो साइज़ रिक्वायर्ड है वो 150 को मैं रैम में कन्वर्ट करता हूँ। इसको मैं 16 पे डिवाइड कर दूंगा तो ये रैम का साइज़ आ जाएगा। तो मैंने इसको सिंपली रैम में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब अभी भी आप देखेंगे तो इसका साइज़ वही होगा। अगर मैं कंप्यूटर में जाऊँ और हाइट यहाँ पे सर्च करूँ तो आप ये हाइट देख सकते हैं कि 150 पिक्सल आ रही है। तो ऐसे हम रैम को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज करना चाहता हूँ। कुछ ज़्यादा देखा है, आपने देखा होगा कि फ़ॉन्ट कलर वो वाइट होता है।
तो मैं टेक्स्ट कलर में जाऊंगा, मैं कलर में जाऊंगा और यहाँ पे जो वाइट है, अगर मैं ये क्लास दूंगा तो टेक्स्ट लाइट, अगर मैं दूंगा तो वो लाइट कलर हो जाएगा। तो अभी देख सकते हैं कि इसका फ़ॉन्ट कलर वाइट हो गया है। इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। ये ठीक रहेगा। अगर मैंने ये तो मैंने अभी CSS अप्लाई की है, मैं चाहता हूँ कि मैं बूटस्ट्रैप के ज़रिए करूँ। आप ये देखें, अगर आप फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि फ़ॉन्ट का वेट, अगर मैंने इसके हिसाब से मैंने देखना है कि मैंने कौन सा फ़ॉन्ट वेट यूज़ करना है। मैं इसके साथ जाना चाहता हूँ फ़ॉन्ट, मैं वन बाय वन ये ट्राई करता हूँ। तो अभी देखें ये फ़ॉन्ट का वेट बढ़ गया और यही हम चाहते थे। लेकिन अब ये क्या हो रहा है कि इसका साइज़ बढ़ा है तो ये अपने पैरेंट के अंदर नहीं आया, तो ये न्यू लाइन पे चला गया है। तो इस चीज़ के लिए हम इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमें इसकी विड्थ और हाइट चेंज करनी होगी। अभी हमें इसकी विड्थ चेंज करनी है, तो इसके लिए लाजमी है कि हम उसकी हाइट भी चेंज करें। ओके, तो मैं इसको अगर 10 रैम कर देता हूँ तो ये जो दोनों दोनों एक लाइन में, तो ये एक लाइन में हो गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों वर्ड एक लाइन में हैं। 9.1 के साथ जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है। ओके, 9.5 के साथ जाते हैं। पहले मैं हाइट को चेक कर रहा था। तो हमने अपना एक लोगो बना लिया है। उसके बाद हम एक ये हेडिंग ऐड करेंगे। तो आपने जब भी यूआई बनानी है तो आपने इसको रोज एंड कॉलम्स की शक्ल में देखना है। ये जो लोगो का ये एक रो में आ जाएगा। उसके बाद ये चीज़ ये एक रो में आ जाएगी। ये भी एक रो में कर सकते हैं, ये भी एक रो में कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस जो अभी मुझे लग रहा है कि इसके हिसाब से हमें दोनों को एक रो के अंदर ही करना होगा। अगर आप एक अच्छी यूआई बनाते हैं तो आप रोज एंड कॉलम्स का जितना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक मैंने एक टाइटल के लिए, एक मैंने हेडिंग के लिए, एक मैंने एक और रो और कॉलम ऐड कर लिया। इसको मैं H1 कर देता हूँ।
तो आप ये देख सकते हैं कि ये न्यू लाइन पे ऐड हो गया, लेकिन तो इसको हमने थोड़ा एडजस्ट करना है इसके हिसाब से। हम चाहते हैं कि ये भी सेंटर में हो। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ और इस पर मैं क्लासेस यूज़ करूँ, तो मैंने दोनों को सेंटर में कर दिया है। ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये चीज़ भी आपने देखनी है तो ये भी आपको यहाँ पे कॉलम्स के अंदर मिल जाएगी कि कैसे आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लासेस मिल जाएंगी। तो अब ये देखें, ये सेंटर में दोनों चीज़ें हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, हम थोड़ी सी इसको मार्जिन देंगे ताकि ये थोड़ा नीचे नज़र आ जाए, जैसे ये ऐसे नज़र आ रहा है। जो चीज़ आपने यहाँ पे टेस्ट कर लिया आप उसको कोड में ऐड कर दें। अब मैं इसमें मार्जिन यूज़ करना चाहता हूँ, तो मार्जिन देने की जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं वो एम से स्टार्ट होती हैं। अगर मैंने मार्जिन टॉप देना है तो मैं एम टी लिखूँगा और मैं 1 से लेकर 5 तक इसको दे सकता हूँ, साइज़ दे सकता हूँ। और अगर मैंने मार्जिन बॉटम देना है तो मैं एम बी लिखूँगा। अगर मैंने मार्जिन लेफ़्ट देना है तो मैं एल लिखूँगा, राइट देना है तो मैं एम आर लिखूँगा, साथ में वैल्यू दूंगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि लेफ़्ट राइट दोनों हो तो मैं एम एक्स दूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि टॉप बॉटम में मार्जिन देना चाहता हूँ, मैं एम वाई लिखूँगा और वैल्यू दूंगा। तो इसी तरह आप पैडिंग दे सकते हैं, पी टी फॉर पैडिंग टॉप, पी बी फॉर पैडिंग बॉटम। मैं चाहता हूँ सिर्फ अभी मैं मार्जिन टॉप और बॉटम देना चाहता हूँ। अगर मैं मार्जिन 1 दूंगा तो अभी आप देख सकते हैं कि जो मार्जिन ऐड हुआ है वह 0.25 रैम होगा। इसी तरह आप जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर मैं इसको एम वाई टॉप और बॉटम मार्जिन, आप देख सकते हैं मार्जिन टॉप वो 3 रैम के इक्वल, अगर आप 5 देंगे तो वो उसका साइज 3 रैम के इक्वल होगा। तो मुझे अब इसको मैं 2 कर लेता हूँ, 3। तो ये थोड़ा तो ये मार्जिन 4 पे ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसके हिसाब से ये सही लग रहा है। अब हमने 2 इनपुट बॉक्स ऐड करने हैं, तो इन दोनों को मैं एक न्यू रो में ऐड करेंगे। अब मैंने एक सिंपल HTML के इनपुट बॉक्स ऐड किया है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई इसमें मैंने कौन सी बूटस्ट्रैप की क्लासेस लगानी है ताकि ये बूटस्ट्रैप की लुक एंड फील दे। तो मैंने फॉर्म कंट्रोल पे जाना है। मैंने इनपुट बॉक्स देना है, फॉर्म कंट्रोल के अंदर जितने भी कंट्रोल आते हैं तो उसके हिसाब से मैं यहाँ क्लासेस देख सकता हूँ। सेलेक्ट है, चेक एंड रेडी बॉक्स है। अभी मुझे इनपुट बॉक्स चाहिए।
मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, इसको आप ईमेल और टाइप में आप इसको टेक्स्ट कर दें। इसको आप प्लेस होल्डर दे सकते हैं। इस यूआई में आप प्लेस होल्डर के ज़रिए यूज़र को कम्युनिकेट करेंगे। आपने यहाँ पे ईमेल ऐड करना है, ईमेल एड्रेस का प्लेस होल्डर है। आप ये देख सकते हैं कि जो अब ये फॉर्म कंट्रोल बना है, इनपुट बॉक्स बना है, वो बूटस्ट्रैप के थीम को फॉलो करा है। जो इससे पहले हमने नॉर्मल ऐड किया था वो HTML का था, उसको उस पर हमने बूटस्ट्रैप की क्लासेस ऐड की तो उसने बूटस्ट्रैप वाली लुक एंड फील दे दी है। लेकिन हमें इस साइज़ का चाहिए, तो इसके लिए हम इसको मैं कॉलम 4 का देता हूँ। तो ये इसको मैं कॉलम 4 कर देता हूँ। तो अब ये देखें, ये इसका साइज़ छोटा हो गया, लेकिन हमने इसके साइज़ का करना है। कॉलम 5 के या 6 के साथ हम जाते हैं तो देखते हैं कैसा ये इसका व्यू आता है। 6 पे थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा है। अगर मैंने इसकी तरह इसको थोड़ी मार्जिन और पैडिंग देनी है वो भी मैं दे सकता हूँ। मैं इसको चारों तरफ पैडिंग देना चाहता हूँ, तो थोड़ी और ज़्यादा देते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल लग रही है मुझे। अब मैं इस इनपुट बॉक्स को सेंटर में करता हूँ। तो अगर मैंने इस कॉलम की पोजीशन सेंटर करनी है तो मैं एक रो पे क्लास दूंगा। ये क्लास आप बूटस्ट्रैप इस डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जब मैं ये क्लास दूंगा तो अब ये देख सकते हैं ये सेंटर में आ गई है। ईमेल के लिए एक रो ऐड करता हूँ। इसको भी मैं सेम कॉल 5 देता हूँ और ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं। इसको मैं पासवर्ड कर देता हूँ क्योंकि ये पासवर्ड के लिए फील्ड यूज होगी। और इसकी आईडी भी मैं पासवर्ड कर देता हूँ और इसको भी मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देता हूँ। अब ये देखें, ये दोनों एक दूसरे के नीचे आ गए जैसे हमें यूआई रिक्वायर्ड थी। यहाँ पे हम मार्जिन ऐड करते हैं। पहले हमने ऐड किया था लेकिन वो हमने ब्राउज़र में ऐड किया था और यहाँ पे हम ऐड करना भूल गए थे। अब एक बटन ऐड करते हैं। तो पहले मैं डॉक्यूमेंटेशन पर जाऊंगा और यहाँ पे मैं कंपोनेंट और यहाँ पे देखूंगा कि बटन को ऐड करने के लिए मुझे किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तो अभी जो मुझे बटन चाहिए वो प्राइमरी कलर का चाहिए। तो अब ये देखें, इस बटन को मैं यूज़ कर सकता हूँ। इस बटन के लिए भी मैं सेपरेट रो बनाऊंगा।
और इसका जो टाइटल होगा साइन इन होगा। तो मैं अब बटन को सेंटर करता हूँ। ये बटन सेंटर हो गया इसको, और इसको मार्जिन देना होगा ताकि ये थोड़ा नीचे आ जाए। तो इसको भी हम मार्जिन 4 देकर देखते हैं। ओके, तो अब ये देखें कि ये नीचे आ गया, लेकिन अभी हमने इसका साइज़ इतना करना है। तो उसके लिए हम पैडिंग की क्लास यूज़ कर सकते हैं। पैडिंग 3 हम इस बटन को दे देते हैं। अब हम इसका साइज़ इसके इक्वल करते हैं, तो हम इसको भी कॉलम 5 देंगे। इस इसको हम वेट दे देते हैं। तो इसकी विड्थ सेट हो गई है। अब इसको हम सेंटर करते हैं। तो ये क्लास हम रिमूव कर देते हैं, और अब हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर यूज़ करते हैं। अब ये देखें ये सारे सेंटर हो गए हैं। इसमें फ़ॉन्ट बोल्ड यूज़ करना होगा। इसमें जो हमने फ़ॉन्ट बोल्ड की क्लास यूज़ की थी वो हम यूज़ करेंगे। इसका हम फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करते हैं। ये क्लासेस हम ट्राई करके देखते हैं, जो हमें चाहिए होगा उसके हिसाब से हम सेलेक्ट कर लेंगे। पहले हम बोल्ड की क्लास रिमूव करते हैं। फ़ॉन्ट साइज हमें ठीक लग रहा है इसके हिसाब से। अब हम ये ऐड कर लेते हैं। यहाँ से हम ये करैक्टर कॉपी कर लेते हैं, और इसको भी हम न्यू रो के अंदर ऐड करेंगे। इसमें ये देखें ये टेक्स्ट म्यूटेड क्लास लगी हुई थी, ऐड करना चाहते तो हमें ये क्लास कॉपी करनी होगी।
हमने बिल्कुल ऐसी यूआई बना ली है। ये जूम इन और जूम आउट की वजह से आपको ऐसा थोड़ा डिफरेंस लग रहा होगा। अब जो एक चीज़ रह गई है वो इसको हमने सेंटर करना है। अब हम इसकी पोजीशन सेंटर करते हैं जैसे यहाँ पर है। तो उसके लिए हम इस कंटेनर को एक और डिव में ऐड कर देंगे। फिर जैसे हम पोजीशन सेंटर करने के लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया था कि पोजीशन एब्सोल्यूट। तो इसके कंटेनर तो इसके लिए हमें चाहिए होगा कि इसका कंटेनर रिलेटिव हो। तो इसलिए हम इसको एक और कंटेनर में ऐड कर देंगे। इसकी हम पोजीशन कर देते हैं पोजीशन रिलेटिव। और उसके बाद हम सेंटर के लिए हम ये क्लासेस यूज़ करेंगे। और इसको हम हाइट दे देते हैं 100%। लेकिन ये सेंटर में नहीं बल्कि और थोड़ा ऊपर चली गई है। जब हमने इसकी हाइट 100% दी तो देखते हैं कितनी इसने हाइट ली है। तो इसने ये अपने कंटेंट के हिसाब से 100% हाइट ली है। अगर हम चाहते हैं कि ये अगर हमने सेंटर इसको करना है तो हमें इसके लिए चाहिए होगा कि ये हमने इस पूरे एरिया के हिसाब से इसको सेंटर करना है। तो इसके लिए हम एक यूनिट यूज़ करेंगे VH। अभी हम परसेंटेज में दे रहे थे तो परसेंटेज क्या करता है कि अपने कंटेंट और पैरेंट के हिसाब से अपनी हाइट ले लेता है। ये VH क्या करता है कि ये कंप्लीट साइज जो एक स्क्रीन का व्यू पॉइंट होता है ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसके हिसाब से ये इक्वल होता है 100 VH के। तो जब हमने इसको 100 VH दिया तो इसने फुल स्क्रीन का साइज ले लिया। और उसके बाद हमने जो एब्सोल्यूट पोजीशन के साथ जो CSS और जो क्लासेस यूज होते हैं सेंटर के लिए वो हमने क्लासेस को अप्लाई कर दी। तो अब ये देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।